नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में मचे बवाल से सवालों में आई बीजेपी सरकार के, मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आई मोदी सरकार की, पीएम मोदी के लिए चुनौती बने राहुल गांधी की, संसद में विपक्ष के सामने बेबस हुई बीजेपी की, साथ ही जानेंगे कैसे जातीय जनगणना पर घिरी मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नू की घटना को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, ट्वीट करके लिखा, भाजपा मीडिया ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया, सिर्फ मोहब्बत ही इसे बुझा सकती है। पाकिस्तान ने भारत के साथ की बातचीत की पेशकश, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ बोले, लड़ाई विकल्प नहीं, भारत से बातचीत को तैयार है पाकिस्तान। मणिपुर मुद्दे पर खड़गे ने सरकार पर लगाए आरोप, कहा चुनावी राज्यों में घूम रहे हैं पीएम मोदी, मणिपुर पर जवाब देने का वक्त नहीं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 68 अंकों की गिरावट के साथ 66,459 पर, निफ्टी 20 अंकों की गिरावट के साथ 19,734 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुरुग्राम से सटे नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान बवाल के बाद तनाव जारी है। इस टकराव में 2 होमगार्ड जवानों की जान चली गई है, जबकि डीएसपी सहित 10 पुलिस अधिकारी और 30 से ज्यादा नागरिकों के घायल होने की खबर है। नूह में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो आखिर क्यों हरियाणा में हुआ बवाल, देखते हैं ये रिपोर्ट। मणिपुर अभी शांत भी नहीं हुआ कि हरियाणा में 2 समुदाय आमने सामने आ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा को इसके पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे टकराव के हालात बन गए। दरअसल राजस्थान के भरतपुर के नासिर जुनैद मामले के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस वीडियो में वो लोगों को इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दे रहा था। वो खुद भी इस यात्रा में शामिल होने की बात कह रहा था। इलाके के दूसरे पक्ष के लोगों ने इस पर गुस्सा जताया। सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर 2 दिन से जिस तरह के पोस्ट दोनों ओर से हो रहे थे, उससे साफ हो गया था कि यात्रा में कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा बंदोबस्त नाम मात्र के थे और जब टकराव हुआ तो पुलिस दिखाई ही नहीं दी। नूह के बाद यह टकराव गुरुग्राम के सोना तक पहुंच गया। देर रात गुरुग्राम सेक्टर 56-57 इलाके में करीब 100 लोगों की भीड़ ने अंडर कंस्ट्रक्शन धार्मिक स्थल को निशाना बनाया। जब मामला हाथ से निकल गया तो राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी। केंद्रीय बल की 13 कंपनियों को तैनात किया गया है। नूह में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। 2 अगस्त तक यहां इंटरनेट बंद रहेगा। साथ ही सभी स्कूल कॉलेज मंगलवार तक बंद रहेंगे। परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। रेवाड़ी, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। राजस्थान और यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि नूह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से प्रदेश में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से पहले एक के बाद एक जिस तरह से अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे सरकार की नीयत पर शक हो रहा है। क्या चुनाव के चलते हरियाणा सांप्रदायिक टकराव हुआ है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब 7 से 8 महीने ही बचे हैं और हरियाणा से सटे राजस्थान में तो विधानसभा चुनाव का ऐलान 2-2.5 महीने में ही हो जाएगा। चुनावों से पहले हरियाणा में भड़की ये आग सियासी साजिश नजर आ रही है। नजरें तो आज सभी की सुप्रीम कोर्ट पर भी लगी थी। मणिपुर मामले को लेकर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बीजेपी सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर पर सुनवाई चल रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कोर्ट ये जानकर हैरान है कि जब राज्य में जातीय टकराव शुरू हुआ तो लगभग 2 महीने तक एफआईआर ही दर्ज नहीं की गई थी। जो 6000 एफआईआर दर्ज की गई उसमें अब तक केवल कुछ ही गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद कोर्ट ने मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को शुक्रवार दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। सीजेआई ने कहा कि हमें यह लग रहा है कि मई की शुरुआत से लेकर जुलाई के आखिर तक कोई कानून नहीं था। मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई थी। आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सके। क्या ये इस तथ्य की ओर इशारा नहीं करता कि राज्य में मशीनरी, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी? कोर्ट ने कहा कि हम हर घटना की जांच सीबीआई को नहीं सौंप सकते, क्योंकि 6000 केस अगर सीबीआई को दिए जाएंगे तो उसका पूरा तंत्र ही टूट जाएगा। लेकिन पीठ ने कहा कि उसे बताया जाए घटना की तारीख, 0 एफआईआर दर्ज करने की तारीख,
नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख, वो तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, तारीख जिस दिन 164 बयान दर्ज किए गए, गिरफ्तारी की तारीख। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने के बारे में सोच सकता है, जो स्थिति पुनर्वास घरों की बहाली का मूल्यांकन करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि बयान दर्ज करने से संबंधित पूर्व जांच प्रक्रिया उचित तरीके से चले। इससे पहले कोर्ट ने पीड़ित महिलाओं से सीबीआई के बयान लेने पर रोक लगा दी थी। मणिपुर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। मुश्किलें तो राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार की बढ़ा रखी हैं। राहुल गांधी अक्सर वो कर जाते हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं होती है। देश में लोकप्रियता के मामले में राहुल गांधी आज पहली कतार में हैं। दरअसल राहुल गांधी का एक वीडियो सामने आया है। इस वायरल वीडियो को लेकर ही वो चर्चा में हैं। चलिए जानते हैं ऐसा क्या है उनके इस वीडियो में जिससे बीजेपी हो गई परेशान। कभी ट्रक की सवारी, कभी खेतों में धान की रुपाई, कभी बाइक मैकेनिकों से मुलाकात, कभी मजदूर महिलाओं के साथ बैठकर खाना खाना और अब राहुल गांधी ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। आज सुबह 4 बजे ही राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी आजादपुर मंडी पहुंच गए। कुछ दिन पहले यहां से एक सब्जी विक्रेता का वीडियो वायरल हुआ था। राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए सवाल उठाए थे। इस वीडियो में एक सब्जी विक्रेता सब्जियों की कीमत बताते हुए अपनी लाचारी जताता है कि उसके पास महंगी सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है और उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस दौरान उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। ये वीडियो राहुल गांधी ने भी शेयर किया था। इसी के बाद वो खुद आजादपुर मंडी पहुंचे और सब्जी विक्रेताओं और किसानों का हाल जाना, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल और तेज हो गई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जननायक राहुल गांधी आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में सब्जी और फल विक्रेताओं से मिले। राहुल ने उनकी समस्याओं को जाना और समझा। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों से आज पूरा देश परेशान है। वहीं सब्जी बेचने वाले भी परेशान हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई का उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी आम आदमी की तकलीफ को जानने उनके बीच पहुंचे हों। इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक की सवारी की थी। फिर अमेरिका में भी उन्होंने वहां के ट्रक ड्राइवर का हाल भी जाना था। वो दिल्ली के करोल बाग में एक मैकेनिक की दुकान पर भी जा चुके हैं। हाल ही में वो हरियाणा में महिलाओं के साथ खेत में धान की रुपाई करते और ट्रैक्टर चलाते नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को दिल्ली बुलाकर अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी से भी मिलवाया था। आज राहुल गांधी आजादपुर मंडी पहुंचे, जो देश की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। देश के कई राज्यों के व्यापारी यहां अपनी फसलें बेचते हैं। यहां सब्जियों के साथ साथ तमाम तरह के फल बेचे और खरीदे जाते हैं। मोदी सरकार लगातार राहुल गांधी के निशाने पर है। संसद में भी विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार है। संसद के मॉनसून सत्र में आज का दिन भी हंगामे के नाम रहा, लेकिन 2 बड़ी घटनाएं भी हुई। पहला, दिल्ली बिल सरकार ने लोकसभा में पेश कर दिया, तो दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की तारीख तय हो गई। तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ संसद में, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। संसद में मणिपुर पर चर्चा को लेकर आज भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री सदन में आओ के नारे लगाए, लेकिन प्रधानमंत्री आज भी संसद में नहीं आए। इससे पहले संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में मणिपुर के हालात और दिल्ली विधेयक पर चर्चा की गई। विपक्ष ने साफ कर दिया कि मणिपुर मामले में वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे, तो दिल्ली सर्विस बिल का विरोध करेंगे। ये बिल आज मोदी सरकार संसद में ले आई। लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस बिल को लेकर पिछले काफी समय से दिल्ली में सियासत चल रही है। दिल्ली सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गई है। विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल सभी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, शशि थरूर और गौरव गोगोई, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन, टीएमसी के सौगत रॉय और एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया और इस बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। इस बिल पर बुधवार को लोकसभा में चर्चा होगी। लोकसभा में ये बिल आसानी से पास हो जाएगा, लेकिन मामला राज्यसभा में फंसता दिख रहा है, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। इंडिया गठबंधन ने संकेत दिए हैं कि वो इसके लिए गठबंधन से बाहर के समान विचारधारा वाले दलों से सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा का दिन तय हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर 8 अगस्त से चर्चा शुरू होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। वैसे आज संसद में करीब आधा दर्जन विधेयक पेश किए गए हैं। संसद में लगातार मणिपुर पर हंगामा मचा है, लेकिन पीएम मोदी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जातीय सर्वे को बिहार हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दिखा दी है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार की नीतीश कुमार सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जाति आधारित गणना और आर्थिक सर्वे पर पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन ने अपने फैसले में कहा कि राज्य में जातीय जनगणना आगे भी जारी रहेगी, लेकिन यह अनुमति सिर्फ सर्वे के लिए होगी। सरकार जातियों का सर्वे करा सकती है। दरअसल नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे कराने की अपील केंद्र सरकार से भी की थी, लेकिन केंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं आया तो बिहार सरकार ने अपने स्तर पर यह काम शुरू कर दिया था। बिहार में 7 जनवरी 2023 से जातीय जनगणना की शुरुआत हुई थी। हालांकि सरकार का कहना था कि वो जनगणना नहीं सर्वे का काम करा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने इस सर्वे पर 4 मई को रोक लगा दी थी। रोक लगाने के बाद कोर्ट ने सवाल किया था कि जातियों के आधार पर गणना और आर्थिक सर्वेक्षण कराना कानूनी बाध्यता है। कोर्ट ने ये भी पूछा था कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में है या नहीं। साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या। और अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जातीय सर्वे पर लगाई रोक को हटा दिया है, जिसके बाद अब जल्द ही बिहार में जातियों के आंकड़े सामने आ सकते हैं, क्योंकि सर्वे का 80% काम पहले ही पूरा हो चुका है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी और केंद्र सरकार जरूर परेशानी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्षी दल अब पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाना शुरू करेंगे, जबकि मोदी सरकार अभी भी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं है। हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ी राहत मिली है। राहत तो आज उद्धव ठाकरे को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली है। एकनाथ शिंदे को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिवसेना विवाद पर उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के संकेत दिए हैं। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की है। तो कब करेगा कोर्ट इस पर सुनवाई, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह धनुष और तीर आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर एडवोकेट अमित आनंद तिवारी ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ से जल्द सुनवाई के लिए कहा। तिवारी ने कहा कि ये मामला अब शिवसेना मामले में संविधान पीठ के फैसले के दायरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि इसे 31 जुलाई को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था, अब ये संविधान पीठ के फैसले के दायरे में आ गया है। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करें और हम इसके लिए एक तारीख देंगे। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा, हम इस पर सुनवाई जरूर करेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता कार्रवाई पर फैसला लेने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर भी सुनवाई का भरोसा दिया है। इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और सीएम एकनाथ शिंदे से 28 जुलाई तक जवाब मांगा था। आपको बता दें कि इससे पहले 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट शिंदे गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ याचिका पर 31 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमत हुआ था। हालांकि याचिका सुनवाई के लिए अदालत के सामने सूचीबद्ध नहीं की जा सकी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए कहा है कि इस पर जल्द सुनवाई होगी। कोर्ट के रुख से साफ है कि शिंदे गुट को सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में बात पूर्व राज्यपाल के बड़े खुलासे की। देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था बेहाल है, महंगाई मोदी सरकार के नियंत्रण में नहीं है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश के अंदर ही सुरक्षा व्यवस्था सवालों में है, मणिपुर के हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं को इसकी कोई चिंता नहीं है। बीजेपी फिर चुनावों में अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के इस दावे की वजह क्या है, जिसकी पोल जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने खोल दी है। सरकार की तमाम योजनाएं फेल हो गई है, जनता में नाराजगी भी दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी को कोई चिंता नहीं दिख रही है। पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी कर ली है। राष्ट्रवाद के लिए एक बार फिर पाकिस्तान को केंद्र में लाया जाएगा, उसे एक बार फिर निशाना बनाया जाएगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। तैयारी ऐसी कि पाकिस्तान को भी इस बात का पहले से ही पता होगा कि भारत कहां और कब हमला करने वाला है और पाकिस्तान को बदले में कितना रिएक्ट करना है। रिएक्ट उतना ही होगा जिससे बीजेपी को चुनाव में नुकसान न हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के प्लान को डिकोड करते हुए डीबी लाइव के कार्यक्रम डीबी डायलॉग में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन के साथ बातचीत में कहा, कोई ना कोई काम जरूर होगा, चाहे राम मंदिर पे हमला हो, चाहे किसी बीजेपी नेता की हत्या हो, चाहे एलओसी पार करना हो, कोई ना कोई खेल चुनाव से पहले ये करेंगे। मलिक ने दावा किया है कि घटना कोई भी होगी, लेकिन दोष पाकिस्तान को दिया जाएगा
उसके बाद सेना को उतारा जाएगा और संक्षिप्त कार्रवाई होगी। राजनाथ सिंह एलओसी पार करने की जो बात कर रहे हैं उससे बड़ा संकेत मिल रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह तभी आगे की बात कहते हैं जब या तो उन्हें बयान देने को कहा जाए या फिर राजनाथ को इस बारे में पूरी जानकारी हो। मलिक ने कहा कि इस समय एनएसए अजीत डोभाल के पश्चिम एशिया के दौरे बढ़ गए हैं। ये सब चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में हो रहा है, क्योंकि पूरा खेल सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत सरकार की मिलीभगत से खेला जाएगा। मलिक के बयान से साफ है कि जो भी कुछ होगा वो दिसंबर से फरवरी के बीच में ही होगा, क्योंकि मार्च में चुनावों का ऐलान हो जाएगा। और चलते चलते देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। पीएम मोदी आज गंगाधर तिलक सम्मान से नवाजे गए। सम्मान की राशि नमामि गंगे को दे दी गई। ये राशि अगर मणिपुर के दंगा पीड़ितों को दी जाती, उनके पुनर्वास के लिए दी जाती, तो कुछ नहीं तो एक बड़े घाव पर थोड़ा सा मलहम तो लग जाता। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।